नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज शुरू किया था, ठीक है। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आज की 22वीं क्लास है उसमें आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आज मैं ऐसे कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है, लिख लीजिए टाइप 4। कल हमने टाइप 3 तक क्वेश्चन किए थे, आज टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 लिखिए, यूके पीसीएस 2022 में आया। देखो, अब कई जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, वे डायग्राम देख के घबराने लग जाते हैं भाई साहब कि क्या होने वाला है क्वेश्चन में, और छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन ये सबसे आसान लेवल का क्वेश्चन रहता है। देखो कितने आसानी से इसको करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं परसेंटेज का अच्छी से, ठीक है। क्वेश्चन कहता है यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 है, यानी कि टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 3000 हैं। तो भाग ए तथा भाग बी में मिलाकर छात्रों की संख्या है। भाग ए और बी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है वो पूछ रहा है। सबसे पहले देखो आपके पास कुल छात्र कितने हैं दोस्तों, देखो ये डायग्राम दिया है, आपके पास कुल छात्र हैं 3000। अब वो पूछ रहा है भाग ए और भाग बी में मिलाकर छात्रों की संख्या। देखो बहुत सारे भाग दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपने सिर्फ ए और बी में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। आप क्या करो, देखो ए में कितने परसेंट छात्र हैं, भाग ए में 20, और भाग बी में कितने परसेंट छात्र हैं, 12। अब मुझे बताओ 20 प्लस 12 कितना होता है, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने परसेंट छात्र हैं ए और बी में। 20 प्लस 12 होता है आपका 32, यानी कि 20 प्लस 12 होता है 32, यानी कि ए और बी में कुल कितने परसेंट छात्र हो गए, फिर 32% छात्र हो गए, ठीक है। 20 प्लस 12 32, ठीक है। तो सीधे सीधे 3000 का 32% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या 3000 है। 3000 में ए और बी मिलाकर कितने हैं, 20 प्लस 22 32, कितने परसेंट है, 32%, ठीक है। आपको पता है जब भी परसेंट हटाना होता है बट्टे में क्या करते हैं, 100 करते हैं। देखो परसेंटेज में दे रखा है, और कल मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था परसेंटेज हटाने के लिए किसकी भाग, 100 की भाग मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो जी, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 32 गुणा 3 कर दो, 32 तियाँ कितना होता है, 32 तियाँ होता है 96, ठीक है। तो 32 गुणा 3 होता है 96, और एक जीरो बचा है तो जीरो आ जाएगा, 960 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बहुत आसान था, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन सबसे आसान रहते हैं, इनको कभी मत छोड़ना एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दंड आरेख दे रखा है, ठीक है, लंबी लंबी डंडियां दे रखी हैं, एक आरेख दे रखा है। उत्तराखंड पीसीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं वाले। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए दंड आरेख के आधार पर बताइए कि 1960 से 1990 तक चित्रपट थिएटरों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बोल रहा है 1960, देखो यहाँ सन दे रखे हैं 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, ठीक है। यहाँ तो ये, ठीक है, लेवल दे रखा है, और ये डंडारे कहाँ तक जा रखा है उसको दिखाने के लिए दे रखा है, ठीक हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है 1960 से 1990 तक थिएटरों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो 1960 में देख लो थिएटर कितने थे, 1960 में कितने थे, 2500। 1960 में कितने थे, 2500 थे। कितने थिएटर थे, 2500, ठीक है। पूछ रहा है 1990, देख लो 1990 में कितनी वृद्धि, 1990 ये है, ठीक है। 1990 में कितने हो गए, 26,000। 1960 में 2500 थे, 1990 में कितने हो गए, 26,000 हो गए, ठीक है। 26,000 हो गए कब, 1990, इतना ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना। बोल रहा है 1960 से 1990, ठीक है। तो हमने ले लिया, हमने देख लिया कि भैया 1960 में थिएटर कितने थे, 2500, ठीक है। और 1990 में थिएटर कितने हो गए आपका, 26,000, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है, आपको निकालना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। कल हमने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं ए और बी वाले, तो आज देख लेते हैं कितने की वृद्धि हुई, देखते हैं, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई कैसे पता चलेगा, 26,000 में से 25,000 घट, सॉरी 26,000 में से 2500 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई, ठीक है। चलो सिंपल से घटाओ, 6,000 में से 2500 घटाओ, 6,000 में से 2500 घटाओ, कितना हो गया, 3500, कितना हो गया, 3500, और ये 2, ठीक है। यानी कि हमने 2500 घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा, 23,500। ये हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई। और आपको पता है वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, वृद्धि परसेंट निकालने के लिए कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई बताओ, 23,500 की वृद्धि हुई, ठीक है। बट्टे किस में हुई, किस में हुई वृद्धि, वृद्धि हुई 1960 वाले थिएटरों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें जिसमें वृद्धि हुई है उसी के सापेक्ष परसेंटेज निकाला जाता है, तो वृद्धि हुई है 2500 में, तो 2500 के सापेक्ष परसेंटेज निकाला जाएगा, ठीक है। टोटल वृद्धि हुई
23,500 की, ठीक है। इतना ज़्यादा हो गए थिएटर 1990 में, ठीक है। और किस पे हुई वृद्धि? वृद्धि हुई 1960 वाले थिएटरों की संख्या में। तो इसके सापेक्ष परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है हमेशा किससे गुणा करनी पड़ेगी? 100 से, ठीक है भैया। चलो 0 से 0 काटो मेरे भैया, 0 से 0 काटो, ये 25 से काटो, 25 चक्को 100, ठीक है। अब गुणा कर दो 235 को और 4 को, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो थिएटरों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों? 940% की वृद्धि, 940% की वृद्धि। बहुत आसान क्वेश्चन था, पीसीएस में आया हुआ था, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि किसी देश के बजट को निम्न प्रकार से दर्शाया जाए, देखो किसी देश के बजट को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। चलो अपने देश का ही मान लो, भारत का, ठीक है। हमारा बजट हो गया, ये देश का बजट हो गया, जिसमें आयकर कितना आता है? 33%, बिक्री कर से कितनी कमाई होती है? 35%, विविध से 18%, उत्पाद एवं सीमा शुल्क आता है देश में 14%, ठीक है। ये कह रहा है तो पाई आरेख में आयकर का कोण ज्ञात कीजिए। आयकर हमें निकालना, आयकर, ठीक है। आयकर का कोण ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है आयकर। ये है आयकर, आयकर कितना परसेंट है? 33% है। इसका कोण ज्ञात करना है कि ये कितने का कोण बना रहा है इस, ठीक है, ये सर्कल में कितने का कोण बना रहा है? आयकर, आयकर का कोण निकालना है। देखो बहुत आसान है, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आयकर का कोण निकालना है हमने कि आयकर कितना कोण है। आयकर परसेंटेज में दे रखा है, कुछ नहीं करना, परसेंटेज को कोण में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज हटा दो। क्यों? हमें परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है कोण निकालो किसका? आयकर का। आयकर है 33%, ठीक है। तो आयकर का कोण निकालना है मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या आपको परसेंटेज की जरूरत है? नहीं, हमें कोण की जरूरत है। हमें पता है परसेंटेज लगाने के लिए, परसेंटेज लगाने के लिए अगर किसी भिन्न में परसेंटेज लगाना है, आपको पता है 100 की गुणा की जाती है। वैसे ही अगर, ठीक है, किसी को परसेंटेज से कोण में बदलना है तो कोण जो होता है, देखो एक पूरा एंगल घूमने में कितने का कोण बनता है? एक पूरा सर्कल जब हम घूम जाते हैं कितने का कोण बनता है? 360 का। तो आप क्या करो, कोण में बदलने के लिए अगर आप किसी भी परसेंटेज को कोण में बदलना है, परसेंटेज हटाओ और कोण में बदलने के लिए उस जो भिन्न आएगी उसको 360 से गुणा करो, आपका कोण में बदल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज हटाता हूं। देखो 33% है, आपको पता है किसी संख्या से परसेंटेज हटाने के लिए 100 की भाग दी जाती है, ठीक है। तो 100 की भाग दी तो इसका मतलब 33 से परसेंटेज हट गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 360, मल्टीप्लाइड बाई 360, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते ही संख्या किस में बदल जाएगी? कोण में बदल जाएगी, ठीक है भैया। 0 से 0 काटा, ठीक है, 0 से 0 काटा, ठीक है। चलो फिर 2 से काटता हूं, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको भी काटता हूँ, 2 पंचे 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 तियाँ 54, 54 का 4 हासिल 5, 18 तियाँ 54, ठीक है, 54 और 5 59 अपॉन 5, ठीक है। चलो जी काट देता हूँ, 5 एकम 5, फिर 9 में 5 एकम 5, फिर बचा 44, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है, फिर 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो अगर मुझे कोण में बदलना है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 118.8 डिग्री। समझ गए ना? परसेंटेज लगाना होता है तो 100 की गुणा करते हैं, कोण लगाना है तो 360 की गुणा करो, क्योंकि एक वृत्त के पथ पे जब पूरा हम घूमते हैं तो कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 118.8 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। पीसीएस में आया हुआ है, अच्छी से तैयारी कर लो, इस टाइप के क्वेश्चनों की बहुत आसान होते हैं, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, हमने कर लिया। अब हम करेंगे टाइप 5, टाइप 5 हम करेंगे अब, ठीक है दोस्तों। अब हम टाइप 5 करेंगे, ठीक है। अब जो है ये परीक्षा में पास और फेल से संबंधित है। जैसे आप भी अब समीक्षा अधिकारी दोगे या, ठीक है, यूके SSSC दोगे तो परीक्षा में पास फेल जो भी है इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे व्यवहारिक रूप से। सबसे पहले देखो थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझना चीजों को। मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन, ठीक है, लेकिन उसे 24% अंक प्राप्त किए तथा उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया।
देखो अगर वो 36% अंक प्राप्त करता है, 36% में वो एग्जैक्ट पास हो रहा है, यानी कि वो बोला मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पासिंग मार्क्स अगर लाने हैं किसी परीक्षा में तो 36% लाने होंगे भैया। अगर 36% नहीं लाओगे, इससे कम लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखूंगा, मैंने यहाँ पे बिल्कुल उत्तीर्ण कराने वाला करना है, पास। तो देखो पास कितने में हो रहा है, पास कितने में होना है, 36%। 36% अगर कोई अंक प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, 36% अंक में पास हो गया, ठीक है। लेकिन 36 नहीं प्राप्त किए तो पास वाले हैं, ठीक है। उसने कितने परसेंट प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, मतलब उसने एग्जैक्ट पास होने के लिए 24% से कितने और नंबर लाने थे, 9 नंबर लाने थे, जो वो ला नहीं पाया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में भी पास कराऊंगा, 2 कंडीशन होंगी इसमें, दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन में हमने अगर दोनों कंडीशन पास वाली है तो दोनों को बराबर दिखा सकता हूँ। 36% पास वाली कंडीशन है, और अगर मैं, ठीक है, मोहन को पास करा देता हूँ तो सेकंड कंडीशन भी पास वाली हो जाएगी और मोहन पास हो जाएगा। मोहन कितने परसेंट अंक लाया, 24%। मोहन क्या हो चुका है, फेल। लेकिन मैंने फेल वाली कंडीशन में काम करना ही नहीं, इसको पास करा दो, ठीक है। मोहन 24% अंक लाया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, मतलब उसके 9 अंक कम है। 24% का मतलब है उसके 9 अंक कम है, भैया उसे 9 अंक दे दो और दोनों कंडीशन पास वाली कर दो ताकि हम दोनों को बराबर दिखा पाए, ठीक है। उसे 9 अंक दे दो तो वो पास हो जाएगा। देखो अगर मैं 24% में उसे 9 अंक दे देता हूं, अगर मान लिया जाए उसके 9 अंक और आ जाते तो इसका मतलब 24% 9 भी क्या है, ये भी पास वाली कंडीशन है। यानी कि 24% 9 में भी वो 24% प्लस अगर 9 अंक लाएगा तो वो तब भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। या तो वो 36% लाने पड़ेंगे उसे पास होने के लिए, या 24% से 9 अंक ज्यादा लाने पड़ेंगे तब वो पास हो जाएगा। यानी कि पास वाली पहली कंडीशन बराबर पास वाली सेकंड कंडीशन के बराबर दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या करता हूँ, परसेंटेज वाले को परसेंटेज के साथ लाके घटाता जोड़ता हूँ, तो 24% इस तरफ ले आता हूँ तो 36 के साथ आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। 36 में से 24% घटा दो, 36% माइनस 24%, ठीक है। 36 में से 24 घटाओ कितना आ जाएगा, 12% आना चाहिए, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12% बराबर यहाँ कितना बचा, 9 अंक। यहाँ कितने बच गए, 12% बराबर किसके हो गया, 9 अंक के। आपको पता है हम हमेशा 1% निकालते हैं सबसे पहले, तो 1% बराबर हो जाएगा 9, ये 12 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/12। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9/12। अब हमने क्या निकालना है, उत्तीर्ण घोषित कर दिया, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। हमें क्या ज्ञात करने हैं दोस्तों, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी कि पेपर जो था कितने अंक का था। पूर्णांक मतलब कंप्लीट अंक, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मार्क्स, टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। तो पूर्ण अंक मतलब पूर्ण, कोई भी चीज जब पूर्ण कब होती है, जब उसका 100% निकालते हैं, तो 100% मतलब ही पूर्ण अंक होगा। तो इसका 100% निकाल दो। 1% बराबर अगर 9/12 है तो 100% बराबर हो जाएगा 100 इंटू 9/12, ठीक है। 100 इंटू 9/12, क्योंकि आपको पूर्ण अंक निकालना है तो आपको 100% का मान निकाल, 1% बराबर 9/12 हो गया, तो 100% बराबर 100 इंटू 9/12, ठीक है। काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ठीक है। 4 से 100 को काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है मेरे भाइयों। 25 गुणा 3 कितना होता है, 25 तिया 75, यानी कि पूर्ण अंक कितने रहे होंगे, 75। पूर्ण अंक कितने रहे होंगे, 75 रहे होंगे। क्वेश्चन ने पूछा पूर्ण अंक कितने होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75। अगर क्वेश्चन पूछता, अगर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा भाषा बदलता और पूछता पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करते, 1% बराबर 9/12 है ना, 36% निकाल दो, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितने, 36%। तो 1/12 सॉरी 1% बराबर 9/12 है, 36% निकाल देना। अगर पूछेगा पासिंग मार्क्स ज्ञात करो तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 1% बराबर 9/12, तो 36% बराबर 36 गुणा 9/12, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 1 आज का। जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। तो होमवर्क नंबर 1 कीजिए इसे, चलिए और आंसर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। मुझे, आपको पता है, आपने इस टाइप के क्वेश्चनों में
पहली कंडीशन पास की और दूसरी कंडीशन पास की आपस में क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या हुआ, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कितने परसेंट अंक लाया, 30% अंक लाया, 30% अंक लाया, साफ साफ लिखा है 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। भाई साहब वो 85 अंकों से फेल हो गया, क्यों, क्योंकि वो कम अंक लाया, वो 30% अंक लाया जो कि कम थे, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से कम थे, जिसके कारण वह 85 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, जिसके कारण वह 85 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। आप इसे पास कराओ। अगर इस 30% वाले कैंडिडेट को आपने पास करवाना है मेरे भाइयों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 85 नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फेल हुआ है, क्योंकि अनुत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है। और अनुत्तीर्ण वाले बंदे को अगर आप 85 अंक दे दोगे, क्योंकि ये 85 नंबरों से फेल हुआ है, तो 30% वाले को अगर आप 85 अंक दे दोगे तो पहली कंडीशन में पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी परीक्षा में सेम परीक्षा मतलब सेम मार्क्स की परीक्षा होगी, मैं दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए, 44% अंक प्राप्त किए। ठीक है, तथा उसने उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि उसने उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक थे ना, उससे 34 अंक ज्यादा ले आया है। लेकिन हमने जो ये पास कराना है ना, ये पास फर्स्ट पास सेकंड वाली कंडीशन, इसमें एग्जैक्ट पास कराना है। ठीक है, ना इसमें फेल होना चाहिए बंदा, ना इसमें पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये 44% में ये पास हो गया है, लेकिन पास होने के साथ ही कितने ज्यादा अंक ले आया, पास होने से, पास होने के जो न्यूनतम अंक थे उनसे 34 अंक ज्यादा ला गया। लेकिन हमें ज्यादा नहीं लाने देने हैं, हमें एग्जैक्ट पास वाली कंडीशन फॉलो करनी है। तो ये एग्जैक्ट पास कब होगा, जब इसके 44% में से 34 अंक माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया 34 अंक। तो अगर ये होशियार है, मतलब टैलेंटेड बंदा है यार, एक्स्ट्रा मार्क्स ला रहा है, एग्जैक्ट पास, और ये बेचारा फेल होने से भी 85 नंबर कम लाया, तो इसे हमने 85 नंबर प्रोवाइड कर दिए, और ये अतिरिक्त नंबर ले आया 34 एग्जैक्ट पास होने से, तो इसके 44% में से 34 घटा दिए, तब जाके ये केवल एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स बन पाएंगे जब ये 34 घटा दोगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई। अब आप क्या करना, ये 30 को इस 44 के साथ भेज देना और माइनस कर देना। 44 माइनस 30 कितना हो जाएगा, बताओ, 44 माइनस 30 हो जाएगा आपका कितना, 44 में से 30 घटाओ, ये हो जाएगा 14%। ठीक है, ये 34 को इस 85 के साथ भेज देना, तो 34 माइनस में उधर जाके प्लस, और 85 के साथ जुड़ जाएगा, तो 85 प्लस 34 कितना हो जाएगा आपका, 85 प्लस 34 करना, 5 4 9 8 3 11 119। अब आपको पता है हमने क्या करना, हमने 1% निकालना है, क्योंकि 1% से ही हमारे सारे आंसर आते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा 119/14। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 119/14। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बता देंगे। पहले वो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात करो, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, पूर्णांक ज्ञात करो। चलो भैया, पूर्णांक मतलब होते हैं परीक्षा के पूर्ण अंक की, परीक्षा जो थी वो कितने अंक की थी, ये होता है पूर्णांक। ठीक है, तो आपको पता है पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, और पूर्ण कोई भी परसेंट में पूर्ण चीज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, 100%। तो 1% बराबर 119/14 है, तो हम किसका मान निकालेंगे, 100%। तो 1% बराबर 119/14, तो 100% बराबर 100 गुणा 119/14, 100 गुणा 119/14। ठीक हो गया, चलो जी, 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 से इसे भी काटते हैं, 7 एकम 7, 7 सता 49। ठीक है, 2 से इसको काटता हूँ, 2 पंचे 10, और ये 0 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 17 गुणा 50, 17 पंचे 85, और एक 0 है तो 850। तो पूर्णांक कितना रहा होगा, 850, यानी परीक्षा कितने अंक की रही होगी, टोटल 850 अंक की। सेकंड चीज भी पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक मतलब कि कितने नंबर में वो पास होगा, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक मतलब कितने नंबर मिनिमम मार्क्स में वो पास होगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए देखो दो कंडीशन है, तो 30% प्लस 85 निकाल लो, या 44% माइनस 34 निकाल लो, दोनों कंडीशन उत्तीर्ण होने वाली है। यानी ये पहली कंडीशन उत्तीर्ण होने वाली है, ये सेकंड कंडीशन भी उत्तीर्ण होने वाली है। या तो फर्स्ट कंडीशन में मान रख लो, सेकंड कंडीशन में मान रख लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज पूछी है वो निकालते हैं। दूसरी चीज क्या पूछी है, दूसरी चीज पूछी उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम। उत्तीर्ण होने के लिए देखो 30% प्लस 85 निकाल लो। ठीक है, 30% प्लस 85,
या 44% माइनस 34 निकालोगे तब भी हो जाएगा। 30% निकाल लो। 1% बराबर कितना है? 119/14। 1% बराबर कितना है? 119/14। तो 30% बराबर हो जाएगा 30 गुणा 119/14, क्योंकि 1% का मान 119/14 है, तो 30% का 30 गुणा 119/14 +85। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 2 से इसको 15 बार। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सत्ते 105, 105 का 5 हासिल 10, 15 एकम 15, 15 और 10 25 +85। चलो जी ऐड कर दो, 5 + 5 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 + 1 3। तो ये कितने अंक हो जाएंगे? ये एकदम उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे? 340। कितने हो जाएंगे? 340। तो पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलिए आ गया तो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यानी कि आज का होमवर्क नंबर 2 जो आपने घर से करना है। होमवर्क नंबर 2 जो आपने घर से करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, यानी कोई कस्बा है उसकी जनसंख्या की बात की है। ठीक है, 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो उसमें हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। खूब जनसंख्या बढ़ रही है कस्बे की, खूब बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, देखो वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 1,76,400। कितनी है? 1,76,400। ठीक है, 5% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, जब भी आपको क्या करना होता है, ठीक है, जब भी आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होता है, तो आप क्या करते हैं? सीधे सीधे परसेंटेज को, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 5% वृद्धि हो रही है तो उसको बोल सकते हो 105/100 या 105%। ठीक है, तो पहले साल वृद्धि हुई कितनी? 5%, तो ये हो जाएगा 105/100। ठीक है, 2 साल तक बोल रहा है, तो पहले साल 5% की वृद्धि हुई तो 105/100। प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो दूसरे, ठीक है, दूसरे साल भी कितने की वृद्धि होगी? 5% की, तो 105/100। ठीक है, तो पहले साल की वृद्धि हो गई, ठीक है, 5% की वृद्धि मतलब 105%, तो 105/100। दूसरे साल भी 5% की वृद्धि, 105%, तो 105/100। ठीक है, चलो इसको 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 0 से 0 कट करता हूँ, 0 से 0 कट करता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 से इसे काटता हूँ, ये 2 दूना 4 हो गया, 4 से इसे काटता हूँ, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 4 एकम 4, तो आएगा 441 गुणा 21 गुणा 21। अभी इतना तो गुणा आप कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 441 गुणा 21 गुणा 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो 2 वर्ष बाद जो कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 194481। 194481 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपने करनी है, मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी कष्ट आपको नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या इसका अगला पार्ट कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं, चलिए। अब वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। ठीक है, चलो वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 176400। अब 2 वर्ष पूर्व की बात करूं तो देखो, कभी भी वर्तमान से पूर्व में जाना है ना, अगर आपको परसेंटेज चैप्टर से वर्तमान से पूर्व में जाना है और वार्षिक वृद्धि हो रही है या वार्षिक कमी हो रही है, कुछ भी हो रही हो, तो आपने हमेशा जो परसेंटेज निकालना है ना, वो 100 के बट्टे में निकालना है। ये पहले साल पीछे जाएगा और ये 2 साल पीछे जाएगा। फर्स्ट साल कितना पीछे गया वो 100 के बट्टे में आएगा, दूसरे साल कितने पीछे गया वो 100 के बट्टे में। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की। पीछे जाने के लिए ये मत सोचना कि पीछे जा रहा हूं तो माइनस कर दूं, भाई साहब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही
ठीक है, हुई होगी, पहले भी वृद्धि होके ही आगे आए होंगे। ठीक है, यानी कि पूर्व में भी वृद्धि से आगे आए होंगे, तो आपने 5% की वृद्धि है तो उसे वृद्धि ही दिखानी पड़ेगी, लेकिन 100 के बट्टे में। ठीक है, ठीक है, 5% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा 105, 5% की वृद्धि है तो 105। बस पीछे जाने के लिए जो भी परसेंटेज वेरी करेगा वो 100 के अपॉन में। ठीक है दोस्तों, चलो फिर वही करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक, 21 से काटता हूँ। ठीक है, 21 से जाएगा 8 बार। ठीक है, 21 अठे 2 अठे 16, 68, 168, 168 बचेगा 84, तो 21 चको 84। ठीक है, 21 चको 84 और 2 जीरो। ठीक है, बच जाएंगे। ठीक हो गया, फिर 21 से काटूंगा, 21 चक्को 84, 2 जीरो बच गए। ठीक है, अब तो निकाल सकता हूँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16, जीरो कितने हो गए 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस याद रखना कि 2 वर्ष बाद जाने के लिए, वर्तमान से भविष्य में जाने के लिए क्या करना है। ठीक है, और वर्तमान से 2 साल पहले आने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि मशीन घिस पिट गई है तो उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका मूल्य कम होता जा रहा है। एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने % की कमी आएगी। बोला इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने % की कमी आएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो मशीन का मूल्य नहीं दे रखा है, तो मशीन का मूल्य मान लेता हूं, माना मशीन का मूल्य कितना 100, माना मशीन का मूल्य कितना मान लेता हूं 100। ठीक है, अब 20% की वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने % की कमी आएगी। ठीक है, 20% की वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब डेप्रिसिएशन, कम हो रहा है, मूल्य कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन का मूल्य आपने कितना माना है 100। अब पहले वर्ष में देखो 20% की कमी आएगी तो कितना % बचेगा मशीन का मूल्य 80%, तो 80/100। दूसरे वर्ष भी 20%, तो दूसरे वर्ष भी 100 में से 20 माइनस करो तो 80/100। तीसरे वर्ष भी 20%, तो ठीक है 100 में से 20 माइनस करो 80/100। पहले वर्ष भी 20% कम किया तो 80/100, दूसरे वर्ष भी 20% कम किया तो 80/100, तीसरे वर्ष भी ठीक है 20% कम किया 80/100। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष पहले बोलता तो 100/80, 100/80, 100/80 करते। ठीक है, ठीक है, अब काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 करो, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है 8 64, और 64 गुणा 8 यानी 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 बट्टे में कितना बचा 10। आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 10 का भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक बाद लगता है, 1 अंक बाद लगता है। तो मशीन का स्टार्टिंग में मूल्य कितना था 100। ठीक है, कितना था 100, अब कितना हो गया 51.2, तो कितने % की कमी आई, कितने % की कमी आई, तो हम देखते हैं कितने % की कमी आएगी। तो क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 100 में इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितने % की कमी हुई। चलो 100 में से इसे माइनस करो। ठीक है, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, फिर 9 में से 1 गया 8। ठीक है, फिर 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो 100 में से 51.2 माइनस करो तो कितने % की कमी आ रही है। पहले इतना था, अब मशीन का मूल्य इतना हो गया, तो यहाँ से यहाँ देख लो कितने % की कमी हो जाएगी। तो कितने % की कमी हो जाएगी मेरे दोस्तों 48.8% की, ठीक है, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपने होमवर्क करना है, होमवर्क नंबर 3 आज का, जो आपने करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर बताना है, या फिर टेलीग्राम चैनल में अपना डाउट भी रख सकते हो। ठीक है, तो होमवर्क नंबर 3 हो गया, ये आपने करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले साल चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव से संबंधी क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है देखो चुनाव से संबंधी, ठीक है, चुनाव से संबंधी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला टाइप जो है आपका,
ठीक हो गया। अगले टाइप का क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 3,360 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में दो उम्मीदवार हैं भाई साहब, ये तो इसने स्पष्ट कर दिया। चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? दो। ठीक है। अब देखो कुल मतों का, अब कुल मत कितने हैं हमें नहीं पता, तो कुल मत मैं मान लेता हूं सबसे पहले, कुल मत मान लेता हूं कितना, 100 मान लो। कुल मत कितने हो गए? 100 बोल दो या 100% बोल दो, कुल मत कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए। कुल मत 100 है, तो एक उम्मीदवार ने कुल मत कितने हैं? 100 है। 100 का कितना परसेंट? 43% मत प्राप्त किया। 100 का 43% 43 ही होता है, तो एक उम्मीदवार ने 43% मत प्राप्त किए। ठीक है, ठीक है। तो टोटल मत कितने हैं? 100% है। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 में से 43 माइनस करो तो ये जो बचे हुए वोट होंगे वो किसके होंगे? दूसरे उम्मीदवार के तो होंगे। तो 100 में से 43 माइनस करो, पता चल जाएगा सेकंड उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले। तो 100 में से 43 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 माइनस 43 इक्वल टू होता है आपका 57%। ठीक है, 100 माइनस 43 कितना होता है? 57%। ठीक है, ठीक है। 43 मत प्राप्त किए और वह 3,360 मतों से हार गया। ठीक है, जो हार जीत होती है ना, वो दोनों उम्मीदवारों के जो प्राप्त मत होते हैं उनके बीच का क्या होता है? अंतर होता है। यानी कि 3,360 मतों से कौन सा वाला हार गया? पहला वाला हार गया। तो इसके द्वारा प्राप्त किए गए मत माइनस इसके द्वारा प्राप्त किए गए मत बराबरी, तो क्या होता है? हार या जीत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3,360। ठीक है, तो चलो परसेंटेज में इनका डिफरेंस देखते हैं कितना है। 57 माइनस 43 कर लो। 57 माइनस 43, 7 में से 3 गया कितना? 4। 5 में से 4 गया कितना? 1। तो कितना परसेंट का अंतर है? परसेंटेज में कितना अंतर है? 14%। तो परसेंटेज में जो अंतर है वो एग्जैक्ट मतों की संख्या के अंतर के बराबर हो जाएगा। मतों की संख्या का अंतर कितना है? 3,360। 1% का मान निकाल दो, 14 से काट देंगे। ठीक है, 14 दूना, ठीक है 28। ठीक है, 14 दूना 28 हो गया, कितना बचा? 56। ठीक है, कितना बचा? 56। चौचको 56, चौचको 56, तो कितना आ जाएगा ये? 240। 1% का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? 240 आ गया। लेकिन हमें 1% का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें निकालनी है कुल मतों की संख्या। ठीक है, चलो कुल मतों की संख्या कैसे निकालेंगे? आपको पता है कुल मत कितने? 100। ठीक है, तो कुल मत निकालने आपको पता है, कोई भी चीज कुल मत निकालने हैं तो कुल मत 100 माने, तो 1% बराबर 240, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 1% इक्वल टू 240, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू 240। ठीक है, 1% का मान 240, तो कुल मत 100% है, तो 100% का मान 100 गुणा 240, तो हो जाएगा 100 गुणा 240 हो जाएगा आपका कितना? 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24,000। आया समझ में? ठीक है, आसान था, कुछ ऐसा कठिन है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न होमवर्क नंबर 5 जो आपने घर से करना है। ठीक है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए इसे कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चुनाव से संबंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फिर वही केस, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% अपना मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, चलो कुल मत मान लेते हैं। माना कुल मतों की संख्या हो गई आपका कितना? 100। चलो माना कुल मत, ठीक है, माना कुल मत बराबर 100। ठीक है, उसने बोला एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत को प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 48% लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार के कितने मत है? चलो कुल कुल मत कितने मान लिए हमने?
100 मान लिए। ठीक है, अब 100 में से देखो, इसमें से कुल मतदाताओं में से कुल मतदाता या कुल मत 100 मान लिए, इसमें 5% ने वोटिंग नहीं की, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वोटिंग नहीं की। अगर 5% ने वोटिंग नहीं की, इसका मतलब जो वोट करने वाले रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 95%। जिन्होंने वोट दिया वो कितने रहे होंगे? 95। कितने रहे होंगे? 95। कुल मतों की संख्या तो 100 है, मतदाता तो कुल 100 थे, लेकिन 100 में से जो है 5% ने नहीं दिया, तो 100 में से 5% कम कर दो, तो इसका मतलब जो वोटिंग हुई होगी कितने परसेंट के द्वारा हुई होगी? 95% के द्वारा हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% लेकर, जो सफल उम्मीदवार है, मान लिया ये सफल है, सफल मतलब जीता हुआ उम्मीदवार है, सफल उम्मीदवार है, सफल उम्मीदवार कुल मतों का, कुल दिए गए मतों का नहीं बोला, कुल वोट करने वालों का शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने बोला कुल मतों का, और कुल मत कितने? 100। इसको रफ में करता हूँ। ठीक है, कुल मत कितने? 100। वो बोल रहा है कुल मतों का 48%। कुल मतों का 48% मतलब कुल मत हैं कितने? मतों की बात कर रहा है, कितने वोटिंग हुई उसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कुल मतों का, कुल मत है 100, तो बोल रहा है 100 का 48%, यानी कि 100 का 48% कितना हो? 48। ठीक है, सफल उम्मीदवार जो है कुल मतों का, उसने क्वेश्चन को रिलेट किया है कुल मतों से, ना कि ये कुल वोटों से, तो कुल मतों का 48% सफल उम्मीदवार लेके आया। ठीक है, ठीक है, ये सफल उम्मीदवार है। ठीक है, ये जीता हुआ उम्मीदवार है। ठीक है, जो विजय हुआ, और जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो कितने लाया होगा? बचे हुए मत उसके होंगे। अब मुझे बताओ कुल वोटिंग कितनी हुई है? 95%। 95% में से सफल उम्मीदवार को कितने मिले हैं? थोड़ा रफ में देखता हूँ इसे। 95% माइनस, ठीक है, सफल उम्मीदवार को कितने मिले? 48%। सफल उम्मीदवार को कितने मिले? 48%। तो टोटल वोटिंग हुई है 95%। 95% में सफल वाले को 48 मिले हैं। ठीक है, तो सफल वाले के माइनस कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको कितने मिलेंगे। तो 95 में से 48 माइनस करो, कितने मिलेंगे? 47%। ठीक है, तो जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको कितने मिलेंगे? 47%। तभी तो ये 47 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सफल जो उम्मीदवार है 1500 मतों से विजयी रहा, और आपको पता है जो विजय रहता है या हारता है वोटों से, वो क्या होता है? बीच का डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 48% माइनस 47%, अंतर कितना है? 1%। ये 48 माइनस 47 कितना हो गया इन दोनों के बीच का अंतर? 48 माइनस 47 करो, 1% हो गया अंतर। और वो अंतर किसके बराबर दिया है क्वेश्चन ने? 1500 के। तो 1% का मान निकल गया मेरे दोस्तों 1500। 1% का मान निकल गया मेरे दोस्तों 1500। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब उसको चलते हैं। तो बोल रहा है तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले ज्ञात कीजिए। चलो पहले उम्मीदवार के मत देख लेते हैं, पहले वाले के मत देख लेते हैं। 1% बराबर कितना है? 1500। पहले वाले को कितने मिले? 48%। तो 1% बराबर 1500, तो 48% बराबर 48 गुणा 1500। 48 गुणा 1500। ठीक है, चलो गुणा करो, 0 0। ठीक है, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। 120 का 0 हासिल, 12। 15 चौको 60 ही, 60 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 72। तो पहले वाले को जो विजय उम्मीदवार है उसको कितने मिले? 72,000। ठीक है, तो दूसरे वाले को कितने मिल जाएंगे? हारे हुए के कितने हैं? 47% मिले। 1% बराबर 1500 है, तो 47% बराबर 47 गुणा 1500। 1% बराबर 1500, 47% बराबर 47 गुणा 1500। 1 0 से 0। ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 का 5 हासिल 10। 15 चौको 60, 60 और 10 70। ठीक है, तो पहले उम्मीदवार को मिले 72,000, दूसरे उम्मीदवार को मिले 70,500। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कुल मतों की संख्या पूछता तो कितना निकाल देते? ठीक है, 100%। और पूछता कुल कितने, ठीक है, उम्मीदवारों ने अपने मतों का प्रयोग किया तो कितना निकाल देते? 95%। ठीक, ठीक है, 100% निकालते तो आपका कुल मतों की संख्या पता चल जाती, और 95% निकालते तो आपको पता चल जाए कितनी वोटिंग हुई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 6, जो आपने घर में करना है और मुझे अपना आंसर बताना है। ठीक है, आ गया समझ में चुनाव वाला क्वेश्चन? चलो आ गया तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करे, ठीक है, यानी कि दोनों में से एक अवश्य पसंद करे तथा 40% दोनों पसंद करें, तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इसको वेन डायग्राम से ही बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे बना सकते हो? देखो, 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं। 72% क्या पीते हैं? चाय। 44% क्या पीते हैं? कॉफी। प्रत्येक कर्मचारी ऐसा है जो दोनों में से एक न एक जरूर पसंद करता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो दोनों में से कोई चीज पसंद नहीं करता, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक चीज तो अवश्य पी रहा है। मतलब ऐसे कर्मचारी हैं ही नहीं जो कुछ नहीं पीते। ठीक है, 40 दोनों को पसंद करते हैं, तो दफ्तर में कुल कर्मचारी की संख्या। सबसे पहले तो देख लो, परसेंटेज हमेशा कितना होना चाहिए? 100%। सबसे पहले देखते हैं कि 72% प्लस 44% कितना होता है, यानी कि चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या टोटल कितनी है दफ्तर में। चलो जोड़ो, 4 + 2 6, ठीक है, 7 और 4 11, ठीक है, 116%। अब आपको पता है परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो इसका मतलब ये 116 आ रहा है। इसका मतलब जो 116 आ रहा है ना, इसमें चाय पीने वाले भी हैं, कॉफ़ी पीने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, जो दोनों चीज़ें पीते हैं। तो इसका मतलब ये 100 से ऊपर का जो निकल के आ रहा है 16%, ये दोनों पीने वाले होंगे। ये क्या होंगे? दोनों पीने वाले होंगे। तो इसका मतलब ये 16% का मान कितना हो जाएगा? दोनों पीने वालों की संख्या कितनी दे रखी है? 40। तो 16% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। तो 1% कितना आ जाएगा? 40/16। ठीक है, हमें क्या निकालना है? तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या आपको पता है 1% बराबर आपका आ गया 40/16। तो कुल कर्मचारी आपको पता है हमेशा कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? 100%। ठीक है, तो 100%, 1% बराबर अगर 40/16, तो 100% बराबर 100 गुणा 40/16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 से काट देंगे, 4×40, 4×16। ठीक है, 4 का भाग 1000 में दूंगा। ठीक है, 4×2 = 8। ठीक है, बचा 20, 4×5 = 20, और ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी दफ्तर में? 250। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 250। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करना बता दिया। ठीक है, 72 कर्मचारी चाय पीते हैं, 44 कर्मचारी क्या पीते हैं? ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं। तो टोटल 116 आया है। जो अतिरिक्त निकल के आ रहा है ना, पक्का दोनों पसंद करने वाले होंगे। ठीक है, दोनों पसंद करने वाले होंगे। तो 16% जो ज़्यादा आया 100 से, दोनों पसंद करने वाले होंगे। तो दोनों पसंद करने वाली की संख्या 40, तो 1% बराबर 40/16। और आपको पता है हमेशा जो संख्या होती है, ठीक है, टोटल वो होती है 100%। तो 100% निकालेंगे तो कुल कर्मचारियों की संख्या पता चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, देखो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ। जिसको वेन डायग्राम से करना है वो अगले क्वेश्चन की मदद से इसको वेन डायग्राम से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये होमवर्क नंबर आपका हो जाएगा 7। इसको आपने करना है। होमवर्क नंबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, आप वेन डायग्राम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से करा रहा हूँ, तो आप अच्छी से वेन डायग्राम को समझ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझते हैं। और जिसने पिछला क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से करना है, मैंने डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन में जो वेन डायग्राम वाला मैं मेथड बताऊंगा, उससे उसको पिछले वाले क्वेश्चन को भी कर सकता है, सारे क्वेश्चनों को कर सकता है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। ठीक है, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो तब दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो, एक है गणित, गणित में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों विषय में फेल हुए। यानी कि 3 चीजें आ रही, अंग्रेजी, गणित और दोनों। जब भी 3 ऐसी कंडीशन आती है, अंग्रेजी, गणित और दोनों, तो हम क्या करते हैं? अंग्रेजी का बनाएंगे पहले, या गणित का बना लो पहले, कुछ भी बना लो। गणित का डायग्राम बनाया।
ठीक है, फिर अंग्रेजी का डायग्राम बनाएंगे और दोनों के लिए इन दोनों के बीच में एक रखेंगे। दोनों मतलब ये दोनों से रिलेटेड होगा, तो दोनों से रिलेट करने के लिए डायग्राम को हमेशा ऐसा बनाया जाता है। गणित हो गई, ये क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, गणित हो गई, ये आपकी क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई। और ये जो बीच में ये पार्ट आया ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये गणित वाला हिस्सा भी है, ये अंग्रेजी वाला हिस्सा भी है, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। ये पूरा गणित जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 34% हो जाएगा। ठीक है, और 42% अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब ये पूरा गोला, ये पूरा गोला अंग्रेजी का हो जाएगा। कितना, अंग्रेजी में 42%। ठीक है, और दोनों विद्यार्थियों को बीच में रख सकते हैं, दोनों विद्यार्थी। ठीक है, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, यानी कि जो दोनों विषय में फेल हुए, देखो ये गणित का स्पेस भी अंग्रेजी का स्पेस भी है, तो इसको बीच में रख देता हूं तो हो जाएगा। ठीक है, दोनों विषय में जो फेल हुए वो कितने हो जाएंगे, 20%। ठीक है, अब देखो ये पूरा गोला कितने का है, 34 का। इस पूरे गोले में से ना इतना गोला कवर हो चुका है 20। ठीक है, अगर पूरा 34 है, 34 में से ये पार्ट 20 है, तो 34 माइनस 20 कर दो, यहां पता चल जाएगा बचा हुआ पार्ट कितना है। 34 माइनस 20 कितना होता है, 34 माइनस 20 होता है आपका 14। ठीक है, वैसे ही ये पूरा पार्ट कितना है, 42। 42 में इतना पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, तो 42 में से 20 घटा दो, तो 42 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 22%। ठीक है, तो केवल 22% जो होंगे इंडिविजुअल अंग्रेजी में फेल होंगे, केवल इंडिविजुअल गणित में फेल होंगे 14%, और जो दोनों में फेल होंगे वो कितने रहे होंगे आपका 20%। इस बात को आई समझ में, देखो गोले को जोड़ लो और पता चल जाएगा। इस वाले गोले को जोड़ो, 14 + 20 34 ही तो होता है। इस वाले गोले को जोड़ो, 20 + 22 42 ही तो होता है। बात तो एक ही है, लिखने का तरीका बदला है। अब देखेंगे टोटल फेल कितने परसेंट हुए, फेल परसेंट देख लेता हूँ। 14 हुए गणित में, 20 हुए दोनों में, और 22 हुए अंग्रेजी में। तो 14 + 20 + 22 कर दूं। 14 + 20 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 34। 34 + 22 आपका कितना होता है मेरे दोस्तों, 34 + 22 आपका होता है कितना, 56। कितना होता है, 56। इसका मतलब है टोटल जो फेल हुए वो कितने हुए, 56%। अगर मुझे 5% निकालना है, मुझे क्या निकालना है, 5% निकालना है। मुझे पता है टोटल परसेंटेज हमेशा कितने में से निकलता है, 100 में से। अब टोटल परसेंटेज 100 में से होता है, तो 100 में से अगर मैं फेल वालों को माइनस कर दूंगा, टोटल 100 में से कितने बच्चे फेल हुए हैं, 56% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, अंग्रेजी और गणित या दोनों में। ठीक है, तो 100 में से फेल वालों को माइनस कर देता हूँ, तो 100 - 56 कर दूंगा, तो कौन बच जाएंगे, पास वाले। ठीक है, तो इसका मतलब कितने परसेंट बच्चे पास हुए होंगे, 44%, और कितने बच्चे फेल हुए होंगे, 56%। ठीक है, तो 44 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ नहीं था। और इसी वेन डायग्राम की मदद से आपको इससे पिछला वाला क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी ऐसे कर सकते हो इस डायग्राम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क नंबर 8, होमवर्क नंबर 8 आपका अगला क्वेश्चन है, इसे कीजिए। ठीक है, और वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, उन क्वेश्चंस से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके आंसर आते हैं उनसे कमेंट कीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता तो पहाड़ी अड्डा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आके अपने डाउट रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास आपकी खत्म हो चुकी है परसेंटेज की। ठीक है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए सिरे से उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाय।